बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिस मौजू पर बात करनी है उस पर जाने से पहले आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम में सुबह 6 तालिब इल्म और एक जो है उनमें से उस्ताद जो कह सकते हैं या उन 6 तालिब इल्म बच्चों के साथ एक डोली से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे थे, जहां पर वो डोली एक रस्सी टूटने की वजह से लटक गई है। जब तक कि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त तक इन 7 अफराद को बचाने के लिए, जिसे कहते हैं सूबाई इंतजामिया, जिले इंतजामिया, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उनकी टीम है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उनकी हत्तुल वसा जो है कोशिश थी और कोशिश है कि इन लोगों को बचा लिया जाए। उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ऑपरेशन को कंडक्ट करने में वो भी बहुत हाई हैं, लेकिन ये फैसला कर लिया गया जब तक उन्हें बचाया नहीं जाता, जिस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रखना होगा जारी रहेगा। पाकिस्तान आर्मी के तमाम जिसे कहते हैं अहम और जो बड़े यूनिट्स हैं जो इन मामलों से निमट सकते हैं, एसएसजी वहां मौजूद है, जीओसी एसएसजी वहां पहुंच चुके थे। आमदा इत्तलात के मुताबिक खुदा खैर करे और जो भी हो आवाम के लिए, शहरियों के लिए खैर हो, और एक रियासत जितनी एफर्ट अपनी आवाम को बचाने के लिए कर सकती है वो हमें होती हुई नजर आती है। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक अभी तक वही है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ट्वीट और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जिन्हें हटाने की सिफारिश आरिफ अलवी साहब ने की थी उनका जवाब का खत। अब आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ट्वीट करने के बाद सिर्फ एक स्टाफ ऑफिसर को हटा के मामले को दबाना चाहते हैं या फिर वो भी चाहते हैं कि आजादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि वकार अहमद ने तो वाज़े लफ्जों में वॉलंटियर किया है कि वो किसी भी तहकीकाती इदारे और अदालत के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं। इस अहम मौजू पर आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो पैनल शरीक है डिस्टिंग्विश मेहमानों का, शुएब शाहीन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और ये सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं और बड़े मंझे हुए सियासी वर्कर हैं और साथ साथ जो है ना बहुत सी कानूनी चीज़ों को भी जानते हैं, चूंकि एक तवील अरसे से असेंबली का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ होंगे। जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं शुएब शाहीन साहब से। शुएब साहब, सदर मुमलिकत का ट्वीट के जवाब में वकार अहमद साहब का खत और अब जो हुमैरा साहिबा हैं जिनकी खिदमात सदर साहब ने मांगी थी उन्होंने भी इनकार कर दिया। वकार अहमद साहब ने जो खत लिखा है उस पर तो आगे चल के आपसे जो सवालात उन्होंने अपने खत में उठाए हैं या प्रेसिडेंट साहब को जवाब देने की कोशिश की उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये रखना चाहूंगा, इस ट्वीट पर आपकी जमात का स्टांस क्या है और क्या प्रेसिडेंट साहब से जमात का कोई राब्ता भी है या बिल्कुल ही कट ऑफ है? पहली बात तो यह है कि जमात का प्रेसिडेंट साहब से कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तो किसी की पार्टी के वो नहीं रहे, तो नेचुरली हमारा तो कोई ताल्लुक उनसे एज सच नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब मीडिया में आता रहा सारा दिन कि जी इसमें अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं और ये लॉ बन गया, तो वो शायद मिस इन्फॉर्मेशन थी या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, जो जैसे भी था। अगले दिन उनका ट्वीट आता है और उस ट्वीट बड़ी वाज़ेह और क्लियर है और उस ट्वीट के नतीजे में जो कुछ आपके सामने हुआ है वो सब आपके सामने है और हम समझते हैं कि एक बात बड़ी तय है कि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए। अगर सदर साहब दस्तखत ना करें आर्टिकल 75 के मुताबिक वो लॉ नहीं बन सकता। डीम टू बी लॉ जो बनाने की कोशिश की गई है दैट इज़ रॉन्ग एंड इलीगल, और इसलिए कि आर्टिकल 75(1) में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यानी अगर सदर साहब दस्तखत, फर्ज करो सदर साहब ने, हम एक प्रिज्यूम कर रहे हैं सदर साहब की ये ट्वीट भी ना होती, सदर साहब ने दस्तखत भी नहीं किए, सदर साहब ने वापस भी नहीं भिजवाया, इवन देन ये लॉ नहीं बनता। लॉ तब बनेगा जब वो दस्तखत कर देंगे 75(1) में। हाँ, अगर ये दोबारा जाए और असेंबली उसको पास कर दे दोबारा ज्वाइंट सेशन में, ज्वाइंट सेशन के बाद फिर 10 दिन ये गुजर जाएं या 10 दिन में वो साइन कर दें या 10 दिन गुजर जाएं, फिर डीमिंग क्लास लागू होती है आर्टिकल 75(2) में और आर्टिकल 75(3) में। आर्टिकल 75(1) इज ए डायरेक्टरी इन नेचर के 10 दिन के अंदर पाबंदी है उनके ऊपर कि या वो दस्तखत करें या 10 दिन में वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। अच्छा शुएब साहब, ये तो शुएब साहब ये बिल्कुल कानूनी नुक्ता है और आपका और बहुत अहमियत का हामिल है, चूंकि आप आइन का हवाला दे रहे हैं, 75(1) और 75(2) का जिक्र कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसे कोई भी शहरी या कोई भी हुकूमत चैलेंज नहीं कर सकती, सिर्फ उसकी तशरीह अदालत कर सकती है। मेरा जो सवाल है उनके ट्वीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या है और स्टैंड क्या है, अगर उसका मुझे जवाब दें तो फिर मैं आगे खोड़ो साहब की तरफ और राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊँ। तो वो तो बड़ा साफ और वाज़ेह है कि बिल्कुल उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट की तरमीमी बिल हैं
ये बिल्कुल लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं, ये लोगों की सिविलियन बालादस्ती के खिलाफ हैं, ये उन एक लिहाज से एक तलवार हाथ में देने की बात है इन दी हैंड्स ऑफ द एजेंसीज RFI और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसको चाहें शक की बुनियाद पर उठा के ले जाएं, उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये तो प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद और इस करप्ट निज़ाम में खड़े होकर उसने एक हीरो का रोल अदा किया है। और जो वो पार्लिमान जो इसका जिम्मेदारी थी कि वो लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल करती और उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ करती, वो लोगों की किसी की ख्वाहिशात पे बिल्कुल उसने एक रबर स्टैम्प की तरह उठाया और जुमा बाजार लगा दिया। इस तरह आपने खैर मकदम किया है प्रेसिडेंट साहब के ट्वीट का। जरा सेनेटर निसार खोड़ो साहब की तरफ जाऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि वो उसे कैसे देखते हैं। खोड़ो साहब, आरिफ अलवी साहब के ट्वीट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशाइंद भी करार दे रही है। उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में शोएब शाहीन साहब के सामने वो सवालात भी रखेंगे जो वकार साहब ने अपने खात में उठाए हैं, और कुछ और सवालात भी हैं ट्वीट से रिलेटेड। लेकिन इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टांस की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने अपनी स्टांस को क्लियर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने देखा कि रजा रब्बानी साहब जब ये कानून साजियां कुछ हो रही थी, उन्होंने एक डिस्कम्फर्ट को शो किया था असेंबली में, JUIF ने डिस्कम्फर्ट को शो किया था। लेकिन प्रेसिडेंट का जो ट्वीट है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है? देखिए, आइए बात हो रही है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब अपने पार्टी में जब थे तो काफी आउटस्पोकन थे और बड़ी चंद चीजों के लिए वो शायद काफी क्लियर स्टांस रखते रहे हैं। बात हो रही है कि साइन उन्होंने किया ना किया। आइन उसको यही गुंजाइश देता है कि 10 दिन के अंदर या तो यस कह दो या नो कह के वापस भेज दो। अगर सदर साहब इस आर्मी एक्ट के खिलाफ थे तो अपनी आउटस्पोकन नेचर की वजह से उसको बाकायदा लिख के वापस भेज जाना चाहिए था। उसको पता था कि कौमी असेंबली नहीं है, सेनेट है, लेकिन ये बिल अगर वापस पेश किया जाता तो ज्वाइंट सेशन में पेश होता, फिर वहां से पास भी हो जाता तो चलो हो गया। लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस पर अख्तलाफी नोट लिखकर वापस नहीं भेजा और न सिग्नेचर करके यस भी किया और 10 दिन के लिए रख भी दिया। ठीक है, लेकिन अब उनके ट्वीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी सुन ले। मैं समझता हूं वो चाहते थे कि इस तरह से कानून हो जाए, 10 दिन में सिग्नेचर ना करूं, वापस भी न भेजूं और फिर ये चलेगा और कहेंगे कि जी हाँ कानून बन गया। ये अंदर ही अंदर से यही चाहते थे कि किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो वाला काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अखबार में तो यही लिख के आया है, अखबार में यही कमेंट आया है। अखबार में यही लिखा आया है, मैं समझता हूँ। सही। खोड़ो साहब, आप हमारे साथ ही हैं। राना एहसान अफजल साहब को शरीके गुफ्तगू करूंगा। राना साहब, शोएब शाहीन साहब ने तो उसे वेलकम किया और निसार खोड़ो साहब समझते हैं कि सदर साहब ने कानून को बनने भी दिया है और PTI के कारकुन को जो है ना खुश भी करने की कोशिश की है। आप एग्री करते हैं खोड़ो साहब से कि अलवी साहब ने ऐसा ही कुछ किया है या नहीं, मामला कुछ और लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आईनी सूरत हाल में क्लियर कर दूं। आर्टिकल 75 की जो शिक 2 है वो कहते हैं कि सदर शैल गिव हिज असेंट विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन में असेंट देनी होगी। राना साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, तीनों मेहमानों से दरखास्त करूंगा कि इस वक्त वो जो ट्वीट का क्वेश्चन है अपनी पार्टी पोजीशनिंग सामने रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, जो लीगल पोजीशन है, उस पर सेकंड एंड थर्ड हाफ में बात कर लेते हैं। चले, देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। ये जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो वायलेट किए गए। सदर साहब जो हैं वो 13 दफा ट्वीट कर चुके हैं उन बिल्स के ऊपर जो उन्होंने काबिल कबूल नहीं थे और वापस पार्लियामेंट को भेज दिए। 13 ट्वीट्स उन्होंने किए। अभी भी वो ट्वीट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किए। मैं समझता हूं कि सदर साहब ने अपने आप को फंसा लिया है और वो बड़े बुरे फंसे, क्योंकि इसकी एविडेंस उनको देनी पड़ेगी कि ये जो क्योंकि वर्बल ऑर्डर्स पे तो नहीं चलता सदर का दफ्तर जो है। सदर का दफ्तर तो जो है एक फाइल वर्क के ऊपर चलता है, रिटन रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं। अगर वो मौजूद नहीं है और ये झूठ साबित हो जाता है तो अभी तो उनके पास इम्यूनिटी है आईनी तौर पे, वो हर लिहाज से
इम्यूनिटी को एंजॉय कर लें, लेकिन जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो मैं समझता हूँ बड़े बुरे फंस जाएंगे अगर ये झूठ साबित हो गया जो लग ऐसे रहा है। और मैं समझता हूँ अभी जो उन्होंने जिस अफसर को रिलीव भी किया उसने भी बता दिया कि हमें कोई ऐसे ऑर्डर नहीं दिए गए कि आप इसको वापस भेजें। तो मैं समझता हूं कि ये सारा जो मामला है, राणा साहब 30 सेकंड्स में ये बताइएगा कि आप खोड़ो साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि सदर साहब ने कानून को मंजूर भी होने दिया और वो सिंधी में हम यहां कहते हैं सिंध के लोग घोड़ा शोर भी मचाया। देखें, सदर साहब हैज प्लेड टू द गैलरी। उन्होंने अपनी पार्टी का भी जो है वो मना नहीं, लेकिन सदर साहब ने दोनों साइडों को खुश नहीं रखा। सदर साहब ने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि खोड़ो साहब से आप एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं समझता हूं सदर साहब ने इस मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया है। इस ट्वीट से जो उन्होंने तासुर दिया है वो बड़ा खतरनाक तासुर है और ये बहुत सीरियस मैटर है। उन्होंने जो मुल्क का मजाक उड़ाया है दुनिया के लेवल के ऊपर कि यहाँ सदर के, ठीक है राणा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आते हैं तो टेक्निकलिटीज जो उठाई हैं वकार साहब ने अपने खत में वो भी मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे और आखिरी हिस्से में ये भी बात करेंगे कि कितना इससे नुकसान हुआ है पाकिस्तान रियासत की साख को और कॉन्स्टिट्यूशन को। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ब्रेक पर जाने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज की सदर आरिफ अलवी पे ट्वीट और ये जो नई कॉन्स्पिरेसी है कानून आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बने या नहीं बने, इस डिबेट को अपनी जगह पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा कि वो अपने पर्सनल जो स्टाफ ऑफिसर हैं या जो पर्सनल ऑफिसर हैं वकार अहमद उनकी खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस दे रहे हैं और हुमैरा अहमद ग्रेड 22 की जो ऑफिसर हैं उनकी खिदमात उन्होंने मांगी थी। हमारी मालूमात के मुताबिक हुमैरा अहमद ने माजरत की है खिदमात देने के लिए। अब उनकी जगह पे नए ऑफिसर की तकर्री कब होती है, लेकिन वकार अहमद ने गुज़िश्ता रोज प्रेसिडेंट का जो भी अटेम्प्ट था या जो एक्ट था उसके जवाब में एक खत लिखा। उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से अपने ऊपर मुबैना तौर पर लगाए गए जो इल्जामात हैं उनको जो है बेबुनियाद करार दिया और उन्होंने ऑफर की कि FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा ली जाए। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल है 8 अगस्त को दफ्तरी औकात के बाद मौसूल हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल फाइल नंबर 5-204 NADA 23 के साथ सदर को पेश किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल डायरी नंबर 196S के साथ सदर को पेश किया। नोट में लिखा कि वजीर आजम की एडवाइस 8 अगस्त को मिली, 10 दिन वक्त 17 अगस्त को पूरा होगा। वकार अहमद अपने खत में बता रहे हैं किसी अदालत ने मुझे बुलाया तो बेगुनाही साबित करने के लिए रिकॉर्ड पेश करूंगा। वकार अहमद हकायक वाजे हैं, मैंने बिलों के मामले पर कोई ताखीर नहीं की। खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने की सिफारिश गैर मुनसिफाना फैसला ही वकार अहमद ने अपने खत में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कहा है। शोएब शाहीन साहब, आपने कहा कि उन्होंने साइन नहीं किए, हो सकता है जो भी मामला है उसमें सारी जिम्मेदारी सदर का, अगर हम आरिफ अलवी साहब का ट्वीट पढ़ते हैं तो वो अपने स्टाफ पर डालते हैं और जिस स्टाफ के तबादले की उन्होंने बात की वो वकार अहमद है और वकार अहमद ने जो जवाब दिया वो मैंने आपके सामने रखा। अब आपके ख्याल में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मुल्क के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठे हैं, इस मामले की इंक्वायरी हो कैसे सकती है? वकार अहमद साहब तो कह रहे हैं कि FIA हो या कोई भी एजेंसी हो, कोई भी अदालत हो, वो वहां पेश होने को तैयार है। तो शोएब साहब, आप कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां आरिफ अलवी साहब जाएं और इस मसले की तहकीकात करवाएं, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, FIA को थ्रू प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव दें या किसी और हसास इदारे को? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उसको होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये ऐसी है जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऑर्डर करे, उसका सुबार्डिनेट उसको इनकार कर दे, नहीं जी आपने मुझे ये बात नहीं कही थी, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। एक आईनी सरबराह है, उसने जो कुछ कहा है उसकी बात मानी जाएगी और उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। दूसरी बात यह है कि जब ये प्रैक्टिस भी है और रूल्स में भी है, रूल्स का अगर 11 है रूल्स ऑफ बिजनेस को अगर आप पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने स्टाफ को वो ज़बानी हुक्म भी दे सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो दे शुड रिड्यूस इट इनटू राइटिंग, जो कुछ सदर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उनसे, लेकिन अमल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं रोकेंगे, अमल दरामद कर देंगे, उसको लिख लेंगे और उसमें लिखेंगे इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर साइन कराएंगे। ये है प्रैक्टिस भी, प्रोसीजर भी, ये रूल्स ऑफ बिजनेस का भी तकाजा है। लिहाजा सदर साहब के और प्राइम मिनिस्टर के हजारों अहकामात ऐसे होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स पे वो ज़बानी अहकामात होते हैं। ये जिम्मेदारी होती है उनके स्टाफ की कि वो उसको लिखें। लिहाजा ये कहना
कि वक़ार साहब ने इनकार कर दिया तो दैट विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो दुरुस्त है वो ये है कि कॉम्पिटेंट शोएब साहब सॉरी टू से, मैं जहां तक, चूंकि मैं कानूनदान नहीं हूं, आपने कानून पढ़ के सामने रखा वर्बल ऑर्डर्स पे, हमने ये देखा कि जो भी वर्बल हिदायत आती हैं बिल्कुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्हें नोट करते हैं, लेकिन उसका एक बाकायदा डायरेक्टिव बनता है, चाहे वो वर्बल हिदायत क्यों ना हो। हमने जो हुकूमती सतह पर देखा है, प्रेसिडेंट ऑफिस की बात नहीं कर रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या चीफ मिनिस्टर ऑफिस में या इवन मिनिस्टर्स ऑफिस में, उन डायरेक्टिव्स पर भी दस्तखत होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, या अप्रूव्ड का नोट मौजूद होता है। मैं वही कह रहा हूं ना, जो आपने कहा मेरा भी वही राय है। बिल्कुल ये लिखने का काम था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट का, या उनका नीचे का जो भी स्टाफ जिसको डेजिग्नेट किया हुआ हो, तो वो राइटिंग करना, लिखना, बेशक 10 दिन नहीं 50 दिन के बाद भी उससे अप्रूवल पे साइन ले लें, फाइल पे साइन लेना, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उसका प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का ये उसका काम नहीं होता कि एक एक फाइल के पीछे भागता रहे। उसको सिर्फ पता बता दिया जाए और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें, एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निचले स्टाफ ने अगर उसको कंप्लाई विद नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मिली भगत से नहीं किया, या नेग्लिजेंस पे नहीं किया, ये तीनों सूरतों में एक्शन उनके खिलाफ होगा जो उनका स्टाफ है, और उनके खिलाफ END रूल्स के तहत भी प्रोसीजर। चले शोएब साहब मान लिया, शोएब साहब मान लिया कि स्टाफ को उन्होंने वर्बल, 1 मिनट के लिए हम कहते हैं कि मान लिया उन्होंने अहकामात दिए, स्टाफ ने नहीं माने, स्टाफ अब खत में लिख के कह रहा है कि किसी भी इदारे से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई भी अदालत बुला ले, मैं अपनी जो है ना जिसे कहते हैं सफाई या सबूत देने को तैयार हूं। तो आरिफ अलवी साहब किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, किसी FIA के DG को, क्योंकि इज द हेड ऑफ द मतलब कंट्री इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली, कह सकते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी करें और बुलाएं इनको और इनसे सबूत मांगे। अभी तक उस पर भी ट्वीट के बाद खामोशी ही है। जी, उस पर वो जरूर कर सकते हैं, उनका ये प्रोरोगेटिव है। वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकते हैं किसी को भी, और END रूल्स के लिए भी लिख सकते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उसके लिए जुडिशल कमीशन बना दें। ये तीनों सूरतें हो सकती हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इसके बाद जो लॉ बना है वो लॉ का दर्जा नहीं रखता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसकी नोटिफिकेशन वापस लेने की पाबंद है मौजूदा लॉ मिनिस्ट्री या जो भी कंसर्न केयरटेकर सेटअप है। वो मामला तो पॉलिटिकल डोमेन में, वो मामला पॉलिटिकल डोमेन में चला जाएगा, और केयरटेकर गवर्नमेंट आपका ये मुतालबा मानती है या नहीं, जब तक अदालत से कोई हुक्म नहीं आता। आपने कहा कि सदर आरिफ अलवी कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, मेरा ख्याल उन्हें करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ट्वीट करने से मसले का हल नहीं निकल सकता जब तक ये साबित ना हो कि नेग्लिजेंस कहां हुई है। निसार खोड़ो साहब के पास जाऊंगा। खोड़ो साहब, शोएब साहब इतना तो एग्री कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें और उसकी तहकीकात करवा लें, और वकार साहब वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो तमाम जो है कवायफ और शवायद किसी भी तहकीकात इदारे या अदालत को देने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मामले को अदालत जाना चाहिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि नहीं, हर मामले में अदालत ना आए, कोई गवर्नमेंट की सतह पे काम होना चाहिए? देखें, बात को इधर उधर न ले जाएं, इधर उधर न ले जाएं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मायूस किया है। उनका टर्म पूरा हुआ चाहता है अगले महीने। अगर इस बिल के खिलाफ थे तो लिख के वापस भेज देना चाहिए था। उसने न लिखकर अपनी कमजोरी दिखाई। ये इसी तरह से कमजोरी दिखाई जैसे तहरीक इंसाफ के और बहुत से लीडर साहबान पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियां बना बैठे हैं। ये अपराइट आदमी थे अगर, तो इनको साफ इनकार करना चाहिए था। अगर वो समझ रहे थे कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये है वो है, जो कुछ भी है, तो वो लिख के दे देते। 1 महीने के बाद तो वैसे ही खुद ही चले जाते। और इनके लिखने से, जवाब लिखने से, एतराज करने से ये कानून नहीं बन सकता था। अब उन्होंने ये नहीं किया और कानून को पास नहीं किया। और अब कानून, खोड़ो साहब, अब आपके ख्याल में कानून मौजूद है? शाहीन साहब तो कहते हैं कि कानून नहीं है। देखिए, अब शाहीन साहब तो ये कहेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाहिर है कुछ और लोग भी हैं जो बोलते हैं, कुछ और लोगों को भी कानून का पता है, कुछ और लोगों को भी आइन का पता है। उनके ओपिनियन तो यही हैं कि जी कानून बन गया,
10 दिन का टाइम क्यों था? 10 दिन के टाइम में उसको हां या ना लिखने से किसने रोका था? क्यों अपने दिमाग अपने माइंड में डबल माइंडेड थे? डबल माइंडेड होना ही तो दिखाता है कि तुम कितनी इंटेग्रिटी के लेकिन खोड़ो साहब सॉरी टू से, आप क्योंकि कानून साज भी हैं, 75(1) और 2 का जो हवाला शोएब शाहीन साहब ने दिया, उसमें अगर ये दूसरी बार आता और फिर दस्तखत ना होते तो फिर कानून बन सकता था। शोएब शाहीन साहब का मौकिफ चूंकि वो आइन से पढ़ के बता रहे हैं, तो अब आप चूंकि कानून साज मेरे साहब एक मिनट, ये दूसरी बात तब आता जब वो इख्तलाफी नोट लिख कर वापस सेनेट में भेजते, फिर वहां ज्वाइंट असेंबली का होता और फिर उसको पास किया जाता या उनकी जो एडवाइसेस थी उसको माना जाता। ये स्टेज तो आना ही नहीं था, उसको पता था कि जी कौमी असेंबली नहीं है, तो ये दूसरी दफा का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए ना। उनको पता है कि नहीं है, इसलिए उसको लिख देना चाहिए था, हाँ या ना में कुछ भी लिख देना चाहिए था। ये तो बात ही नहीं है ना कि जी वापस आता और फिर ना दस्तखत करते तो फिर कानून बन जाता। ये तो तब है जब ये कौमी असेंबलियां हों तो उनका वापस भेजना। तो खोड़ो साहब आप कह रहे हैं उन्होंने पॉलिटिकल टाइमिंग से प्ले किया? मैं बिल्कुल किया, मुझे मायूस किया, उनकी डबल माइंडेड ने मुझे मायूस किया। उसको हिम्मत करनी चाहिए थी, अगर वाकई उसके खिलाफ था तो हिम्मत करनी चाहिए थी, हिम्मत उन्होंने नहीं की। अब बजाय इसके कि लोग इस पे कहना, मतलब आप कह रहे हैं इंपीचमेंट के बारे में। लेकिन खोड़ो साहब एक तकनीकी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। खोड़ो साहब एक तकनीकी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने असेंबलियों को जो है 12 अगस्त से पहले तहलील किया, इसकी जो मुद्दत थी वो तो 17 अगस्त तक थी इन मामलात की। तो अगर वो 17 अगस्त से पहले 16 अगस्त को भी कर देते और जो भी उनका मौकिफ था वो दे देते, असेंबलियां तो फिर भी मौजूद नहीं थी, तो फिर आप लोग क्या करते? तो कानून ना बनता। अगर वो इख्तलाफी नोट लिख करते भेजते तो कानून ना बनता। अगर इख्तलाफी नोट पहले आ जाता 10 दिन के अंदर। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर कानून लिख के भेज राणा साहब नोट तो राणा साहब खोड़ो साहब अपनी बात कर रहे थे, मैंने चाहा कि आपको भी ऐड करूं। आप अब खोड़ो साहब से एग्री करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर 17 तारीख से पहले वो फैसला कर लेते तो ठीक है, कानून नहीं बनता। तो खोड़ो साहब की पिछली बात अपनी जगह पे कहीं हद तक ठीक है कि प्रेसिडेंट साहब ने दोनों फरीकैन को खुश करने की कोशिश की है, अपने कारकुनों को भी और जो रियासत की जो कानून साजी की जरूरत थी पार्लियामेंट को, वो भी। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर ये 17 से पहले भेज देते, यानी कि जब असेंबली जिस दिन डिसॉल्व हो गई उसके बाद, तो इनके पास बड़ा टाइम था और कानून फिर बिल्कुल भी ना बन सकता। अगर ये ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते तो वहां से इनकी नीयत सामने आ जाती है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये तो बड़े वोकल थे, 13 इन्होंने ट्वीट्स किए कि मैं ये बिल वापस भेज रहा हूं, यहां कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया। देखिए, दूसरी, मैं अगर मुझे इजाजत दे, मैं कानूनी सूरत हाल पे जो आईनी जो मैटर है कि ये बिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उस पर मैं वजाहत देना चाहता हूं। देखें, जो 75(1) है वो बताता है राणा साहब अगर माइंड नहीं करेंगे, ब्रेक के बाद आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ब्रेक एक छोटी सी लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो राणा साहब से ही कानूनी मैटर पे बात करके फिर शोएब शाहीन साहब का कमेंट लूंगा। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद राणा साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। राणा एहसान अफजल साहब अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। लीगल ओपिनियन उनके जहन में जो भी उनकी जमात का है सारे मामले पर, राणा साहब ऐड कीजिएगा। देखिए, आर्टिकल 75 जो है उसकी पहली शेक कहती है हाँ या ना, और ना की सूरत में आपने एक वजह जो है, कोई रीजन आप नहीं देनी और आपने मजलिस शूरा पार्लियामेंट को वापस कर देना। 2 कहता है कि जब आपने मजलिस शूरा को वापस कर दिया और वो दोबारा से उसको पास करके भेजते हैं, तो जो असेंट की जो है कि आपने प्रेसिडेंट ने 10 दिन में असेंट देनी है, और अगर वो असेंट फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन, यानी कि जो असेंट की 2 उन्होंने सूरत हाल बताई, या तो आप असेंट दे दें, और अगर आप 10 दिन में असेंट नहीं देते तो फिर वो उसका मतलब है कि वो डीम्ड टू हैव बीन गिवन कंसिडर किया जाएगा। और तीसरे में वो कहता है कि बिल जो है या उसकी असेंट हो या इट इज डीम्ड टू हैव बीन गिवन, तो वो उसको जो बिल जो है वो एक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात है
कि जो डेफिनेशन उन्होंने दी है असेंट की या डीम टू हैव बीन गिवन है, उस पे ये अप्लाई करता है। असेंट जो है 10 दिन अगर उन्होंने रोक के रखा और कोई उसने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब उन्होंने असेंट दे दी। अब ये जो मुद्दा उन्होंने बाद में उठाया है, ये तो मैं समझता हूं कि बड़े बुरे तरीके से अभी जब उनकी ये इम्यूनिटी खत्म होगी वो बड़े बुरे तरीके से फंस जाएंगे। और ये जो बात शाहीन साहब कर रहे थे कि वर्बली सारे ऑर्डर, अच्छा ये बताइएगा राणा साहब आप भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जब उनका इस्तिस्ना खत्म होगा, खोड़ो साहब भी कह रहे हैं वो अगले महीने उनका जिसे कहते हैं मुद्दत पूरी होगी। आप दोनों 23 सितंबर की तारीख पे बैठे हुए हैं, लेकिन कानून और आइन ये भी कहता है कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं होगा यानी सूबाई असेंबलियां, अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी नहीं होगा और आरिफ अलवी साहब जब तक के नया सदर नहीं आता सदर पाकिस्तान भी रहेंगे। तो फिर आप कब तक मतलब जिसे कहते हैं इस्तिस्ना का इंतजार करेंगे? वो इस्तिस्ना तो जब तक वो सदर है उनके पास रहेगा, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर वो जब इस ऑफिस को छोड़ेंगे तो तब इस्तिस्ना जो है वो खत्म होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट वाजे करना चाहता हूं, हम वर्बल तो सारी बातें वर्बल होती हैं, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो रिटर्न होते हैं, वर्बल नहीं होते। ये कहना कि जी वर्बल ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, जिम्मेदारी रिटर्न, भाई अगर आपने वर्बल ऑर्डर दिए हैं तो अगर आप एक इफेक्टिव और एफिशिएंट अगर आप सदर हैं तो आप मंगवाएंगे कि भाई वो कहां है ऑर्डर, शाम को पूछेंगे। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। वैसे राणा साहब ये पॉइंट आपका दुरुस्त है, इससे मैं एग्री करता हूं कि कानून साजी के मामले में प्रेसिडेंट वर्बल ऑर्डर्स नहीं देते। हमने चीफ मिनिस्टर की हद तक या प्राइम मिनिस्टर की हद तक समरियों की मंजूरी का तरीकाकार देखा है, वो अप्रूव्ड लिखते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट होता है उसे आगाह कर देता है कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दी है, इन मिनट्स पे दी है। और ये प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स हैं। निसार खोड़ो साहब के पास जाने से पहले चाहूंगा राणा साहब 30 सेकंड्स में ये बताइएगा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब वकार अहमद की जो जिसे कहते हैं इल्तजा है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री से कि वो किसी भी अदालत में इस मामले को ले जाएं, किसी भी तहकीकाती फोरम पे ले जाएं, वो अपनी सफाई देने को तैयार हैं। तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या आप इस मामले को किसी फोरम पे ले जाने की कोशिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी? देखिए, प्रेसिडेंट साहब फंस गए हैं बुरे तरीके से, और वकार साहब का जो दावा है सर वो तो फंस गए हैं। इस मामले को निकालना सियासी लोगों ने या नहीं? नहीं, मैं समझता हूं वकार साहब के दावे के बाद तो वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, यानी कि उनका झूठ वाज़ेह हो गया है कि उन्होंने एक जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है। अब डेफिनेटली ये केयर टेकर हुकूमत जो है, या पहली बात तो ये प्रेसिडेंट साहब खुद चाहिए कि वो अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करवा लें, इसके ऊपर खुद ऑर्डर करें, वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनका दफ्तर है। लेकिन अगर वो वरना केयर टेकर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो कोई इंक्वायरी कंडक्ट करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर डेफिनेटली ये मामला जुडिशरी की तरफ भी जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं उससे पहले फोरम्स के अंदर ये मामला हल हो जाना। सही। खोड़ो साहब आप एग्री करेंगे राणा साहब से कि प्रेसिडेंट साहब को खुद ही ऑर्डर कर देने चाहिए, या फिर जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ उन्हें चाहिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को या FIA को ये हिदायत दें कि इस ऑफिसर के मुतालिक जो वकार अहमद का क्लेम है इसके मुतालिक जो भी तहकीकात हैं वो करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को दी जाए? तो या फिर सियासी जमातें दोबारा या प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का रुख करेंगे? आप बोलने दे ना मेरे साईं, आप इतना लंबा बोल गए। मैं अर्ज कर रहा था अभी जैसे बात निकली कि प्रेसिडेंट साहब का अगर टर्म पूरा भी हो जाए तब तक वो रहेंगे कुर्सी पर जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके ना आए, ठीक है। लेकिन अभी उसने अपने ओहदे को एम्बेरस किया है, अपनी शख्सियत को भी एम्बेरस किया है। अगर अपनी शख्सियत भी सवालिया निशान के तहत आई है तो कल कोई कहेगा इम्पीच करना चाहिए। इम्पीच करने के लिए असेंबली मौजूद नहीं है तो इम्पीच हो नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह से यानी जो भूचाल पैदा किया उन्होंने बैठे बिठाए, ये भी हो सकता है कि उसका जब टर्म पूरा हो तो अगर वो खुद से इस्तीफा दे दे तो चेयरमैन सेनेट आ जाएगा। ये नहीं है, क्योंकि देखो एक मनसब को उन्होंने एम्बेरस किया है, एक प्रेसिडेंट हाउस को एम्बेरस किया है। जानते भूखते वर्बल ऑर्डर पे जब काम नहीं होता तो उन्होंने वर्बल ऑर्डर का नाम इस्तेमाल किया है कि मैंने वर्बली किसी को कहा कि इसको वापस भेज दो।
ये प्रेसिडेंट के उस मर्तबे के मुताबिक नहीं है। सवाल कर रहे हैं लोग, सही, मीडिया सवाल कर रही है, अवाम सवाल कर रहे हैं, हकीकत क्यों नहीं साफ बताई जा रही? तो खोड़ो साहब, अगर इन शॉर्ट खोड़ो साहब के सामने ये सवाल रखूं, खोड़ो साहब एक इन शॉर्ट सवाल आपके सामने अगर रखूं, मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं मॉरली उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए या ये पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल डिमांड है? बाबा मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं वो अगले अपने टर्म के ऊपर पूरा करने के वक्त कौम से खिताब करें और कहें कि मैं आइंदा ओइदा लेके रखना नहीं चाहता हूं, तो ये भी उसके पास है, ये भी ऑप्शन उनके पास है कि वो खुद से रिजाइन कर दें और भले चेयरमैन सेनेट को अपनी जिम्मेदारी सौंप के जा सकते हैं, और चेयरमैन सेनेट तब तक रहेगा जब तक नया प्रेसिडेंट आ जाए। ये खुद से भी कर सकते हैं अपने आप को इस सिचुएशन और चेयरमैन सेनेट की मुद्दत मार्च में पूरी हो रही है सर, कर सकते तो ठीक है, उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। सही, ठीक हो गया। चले इलेक्शन हो जाएंगे ना, उम्मीद है उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमें डेट नहीं दिया है। क्यों नहीं पूरा उम्मीद हूं मैं क्यों पूरा उम्मीद नहीं रहूंगा इलेक्शन से? मैं क्यों पूरा उम्मीद न रहूं? सही, चले हमने खोड़ो साहब एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। शोएब शाहीन साहब को काफी देर से, बिल्कुल ठीक है, शोएब शाहीन साहब की तरफ जाऊंगा। शोएब शाहीन साहब, जो आपने कहा कि प्रेसिडेंट के वर्बल ऑर्डर्स, दोनों जो मौजूद मेहमान है सेनेटर निसार खोड़ो साहब और राना एहसान अफजल साहब, और मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा इसमें और फिर चाहूंगा कि आप रिमार्क्स दें इस पे। वर्बल ऑर्डर ये कोई डेवलपमेंट स्कीम का तो शोएब शाहीन साहब मामला नहीं था कि फलां को जो है ना वो पानी की सप्लाई देनी है, उसके लिए जो है ना कोई डेवलपमेंट फलाने स्कीम डिपार्टमेंट को बता दें वो दे दे। ये कानून साजी का मामला था, इसमें लेटर्स लगते हैं, एडवाइजेस लगती हैं, और कल हमने बताया कि प्रेसिडेंट के पास बाकायदा एक रिटायर्ड जज प्रेसिडेंट ऑफिस में मौजूद है, एक लीगल ऑफिस मौजूद है, वो उन पे बाकायदा अपनी ओपिनियन देता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसके बाद फैसला करते हैं। तो सर ये मामला तो बिल्कुल भी वर्बल ऑर्डर्स वाला तो नहीं लगता शाहीन साहब, लेकिन फिर भी जो आपका ओपिनियन हो वो हमारे सामने रखिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिसके बारे में उन्होंने ओपिनियन लेनी हो वो अपने लीगल एडवाइजर से ओपिनियन लेंगे। फर्ज करो वो मुतमईन है जो कुछ उनके सामने लाया गया कि ऑन द फेस ऑफ इट ये इलीगल है, अनलॉफुल है, उसने कह दिया भाई इसको रिटर्न कर दो, मैं इससे एग्री नहीं करता, दैट इज सफिशिएंट। वो कह देना कि ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट शुड बी रिकंसीडर्ड बाय द असेंबली, तो ये कह देना कि जी ये लिख के भेज दो, ये काफी है। अगर किसी केस के बारे में उनको इख्तलाफ हो या कोई इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो या इंटरप्रेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, वो लीगल एडवाइजर से राइटिंग में भी ओपिनियन ले सकते हैं, वर्बल ओपिनियन भी ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये मुनासिब था, आपकी बात दुरुस्त है, ये बेहतर होता, ये मुनासिब होता कि वो खुद लिखते, फाइल पे भी खुद अपने हाथ से नोट लिखते और उसको दस्तखत भी कर देते। लेकिन उन्होंने अगर नहीं लिखा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून बन गया। अगर उसने साइन नहीं किया तो ऑटोमेटिक कानून का प्रिंसिपल इस पे ऊपर लागू नहीं होता, और जब उसने डिनाई कर दिया उसके बाद तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आर्टिकल 75(2) को इतलाक कर दिया आपने आर्टिकल 75(1) पे। इसके अंदर एक बात और देखिए, जिसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता वो डायरेक्टली इन नेचर होता है, जो टाइम बाउंड है। मसलन 75(1) में लिखा हुआ है कि ये 10 दिन के अंदर या वापस भेजेंगे या दस्तखत करेंगे। हम प्रिज्यूम कर लेते हैं उन्होंने दोनों काम नहीं किए, उसका कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं है। एक मैंडेटरी इन नेचर होता है, वो है 75(2) में, उसमें लिखा है कि जब दोबारा वापस आएगी फाइल तो उस पे या तो वो दस्तखत करेंगे 10 दिन में, और अगर नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस है कि फिर डीम टू बी लॉ बन जाएगा। तो इसलिए 75(2) में अभी अच्छा ठीक है शोएब साहब इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन 75(1) और 2 की जो बात हो रही है, दोनों ने अपना अपना मौकिफ, तीनों फरीकैन ने बल्कि रखा है। इसकी बेहतर तशरीह तो ना मैं कर सकता हूं एज अ मॉडरेटर, ना मैं समझता हूं कि आप एक ओपिनियन एज अ लीगल फर्टर्निटी के शख्स रखते हैं, लेकिन इसकी बेहतर तशरीह फिर भी अदालत ही कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो मामला है, प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, उनके ऑफिस ने उनको मिसगाइड किया है, लेकिन जिस ऑफिसर को हटाया वो ऑफिसर वॉलंटियरली कह रहा है कि वो अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात का दिफा करने को तैयार है। तो आपको नहीं लगता कि मॉरली अब ये मामला तहकीक होनी चाहिए कि क्या वो जो ऑफिसर है उस पर जो प्रेसिडेंट ने अदम एतमाद का इजहार किया वो ठीक है, या फिर उस ऑफिसर ने जो अपने दिफा में प्रेसिडेंट को खत लिखा है वो ठीक है? इसका नतीजा तो किसी तहकीकात या किसी इंक्वायरी की सूरत में ही शोएब साहब सामने आ सकता है।
देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक इस एस्पेक्ट के दो हिस्से हैं। एक एस्पेक्ट है कि क्या कानून बना या नहीं। यस, जो गवर्नमेंट कह रही है कानून बन गया, दैट इज रॉन्ग, उसको बहरहाल कोर्ट डिसाइड करेंगी। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जिस लोगों ने बिट्रे किया है प्रेसिडेंट को, क्या उनके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है। उसके लिए दो ही तरीके हैं, या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है या उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है END रूल के तहत प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। वो बिल्कुल दोनों काम हो सकते हैं। वो प्रेसिडेंट साहब ले जा सकते हैं या भेज सकते हैं या राइटिंग में लिख सकते हैं। वो दोनों तरीके मुमकिन है। लेकिन ये बात तय हो गई कि कानून जो बना है, अगर बना है, जो कि उन्होंने नोटिफाई कर दिया है, वो आपका ओपिनियन है। 30 सेकंड्स में शोएब साहब, 30 सेकंड्स में ये बताइएगा। निसार खोड़ो साहब ने कहा कि 23 सितंबर को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उन्हें बहसीत सियासी कारकुन, बहसीत सेनेटर मायूस किया है। उन्हें चाहिए कि 23 सितंबर को वो अपनी मुद्दत पूरी करके इस्तीफा दे दें। 30 सेकंड्स में PTI का बताइएगा। शोएब शाहीन साहब और PTI क्या समझते हैं, प्रेसिडेंट को 23 सितंबर को रिजाइन कर देना चाहिए या ऑफिस में रिटेन करना चाहिए जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आता? देखिए, आर्टिकल 44 है उसके मुताबिक कि जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा। सर वो क्लियर है आर्टिकल 44। निसार खोड़ो साहब ने एक मॉरल और पॉलिटिकल मुतालबा किया। नहीं, मॉरल और यानी जुर्म करे कोई और इस्तीफा दे दे प्रेसिडेंट अलवी, भाई उसको तो क्रेडिट देना चाहिए कि उसने 12 एक बंदे ने स्टैंड लिया है। जहां पार्लियामान लेट गई कुछ ताकतवर तबकों और हल्कों के सामने, वहां अगर एक बंदा स्टैंड ले रहा है, आप चाहते हो उसको भी हम कहें कि नहीं तुम रिजाइन कर दो, उसको तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उसने जुर्रत पकड़ी है, उसने ठीक काम किया है। चले ये क्रेडिट आप देते हैं शोएब शाहीन साहब। अब इसका फैसला कि वो पार्लियामेंट लेट गई, वो खड़े रहे, वो खड़ा रहना ठीक था गलत, इसका फैसला किसी अदालत में ही हो सकता है। हम सिर्फ इस पर बहस मुबाहिसा ही कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।